बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट ईयर, आर्टिकल नंबर 3.12। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? कभी आप फुटबॉल खेलते हुए बॉल को किक करते हैं तो उस सूरत में बॉल जिस तरीके से मूव करता है, ऊपर की तरफ जाते हुए आगे की तरफ जा रहा है, फिर वो नीचे की तरफ जाते हुए आगे की तरफ जा रहा है, या बुलंदी पर छत पे खड़े होके एक पत्थर को अगर आप हॉरिजेंटल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वो आगे जाने के साथ साथ नीचे भी जाना शुरू हो जाता है। क्रिकेट बॉल को आप हिट करते हैं बैट के साथ तो वो जिस तरीके से मूव कर रहा है, या बाउंड्री से आप थ्रो करते हैं विद सर्टेन एंगल विद द हॉरिजेंटल और वो विकेट कीपर के पास बॉल पहुंचती है, तो ये तमाम के तमाम हमारे पास वन डायमेंशन मोशन नहीं है, क्योंकि इसमें दो तरह की मोशन एट ए टाइम इन्वॉल्व हो रही है। एक फॉरवर्ड मोशन विच इज़ द इनर्शियल फ्लाइट, और दूसरी डाउनवर्ड मोशन विच इज़ ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब तक हम पढ़ते रहे हैं, उसमें हमने ये देखा है कि बॉल एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है या बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, और हम उस पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने के बाद मुख्तलिफ तरह के पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं, यानी जैसे डिस्टेंस कितना उसने कवर करना है, कितने टाइम में कहाँ तक पहुँचना है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज के टॉपिक में यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम वन डायमेंशन की बजाय टू डायमेंशंस की बात करेंगे। लेकिन ये दोनों डायमेंशंस बेयक फ़कत, जिसको हम साइमल्टेनियस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होती है, यानी एक दूसरे का कोई भी इफ़ेक्ट दूसरे पर नहीं होता। एक का इफ़ेक्ट यानी एक का दूसरे पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अब इस मोशन को स्टडी करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस की तो ज़रूरत पड़ेगी, और इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास वही होगी जो कि हमने वन डायमेंशन में इस्तेमाल की हैं। लेकिन फ़र्क ये होगा कि अब हम उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, हॉरिजेंटल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि हॉरिजेंटल मोशन इंडिपेंडेंट होगी टू वर्टिकल मोशन, यानी हम जब वर्टिकल मोशन की बात कर रहे होंगे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हॉरिजेंटल मोशन में किस तरीके से मूव बॉडी कर रहा है। तो आइए अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हैं कि व्हाट इज दैट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे कि यहां पे डेफिनेशन लिखी नजर आ रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। ये हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा g लेते हैं तो उस सूरत में जो मोशन बनेगी दैट इज कॉल्ड दी प्रोजेक्टाइल मोशन। और लाजमी तौर पे उस बॉडी को जो उस टू डायमेंशनल मोशन में होगा उसको हम प्रोजेक्टाइल का नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि फर्ज करें कि हमारे पास एक हाइट से एक बॉडी को, एक बॉल को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है। फर्ज करें कि इसकी वेलोसिटी vx है। अब इनिशियली अगर देखा जाए तो vi vx के बराबर है। किसी भी जगह पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हम बाद में देखते हैं, लेकिन जैसे ही हम यहां से इसको थ्रो करेंगे तो अब इनिशियल वेलोसिटी अगर vx है तो वो सीधा जाने की बजाय आगे की तरफ जाने की बजाय वो नीचे की तरफ भी जा रही होगी। यानी ये पाथ इसका कुछ इस तरह का हो जाएगा कि ये यहां से मूव करती हुई अकॉर्डिंग टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ये कहीं दूर जाके तो गिरेगी लेकिन उसके साथ साथ नीचे की तरफ भी आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अब इसकी वेलोसिटी सिर्फ इस डायरेक्शन में नहीं है बल्कि इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ भी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ देर के बाद अगर वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर ये होगी तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा
और हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी होगा। अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर हम एज्यूम कर लें कि देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, तो उसके अलावा और कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। अब इस फ्लाइट को, जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मोशन है, इसको हम इनर्शियल फ्लाइट का नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो अपने इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ भी गिर रही है। इसका मतलब हम इसको ग्रेविटी फॉल का नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास ग्रेविटी फॉल होगी। तो इट मीन्स कि अब हमारे पास यहां पर तो एक वन डायमेंशन में मोशन थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे की तरफ मूव कर रही है उसकी टू डायमेंशनल मोशन नजर आना शुरू हो जाती है। यानी यहां पे हमें वर्टिकल मोशन और हॉरिजेंटल मोशन दोनों नजर आ रही हैं। अब चूंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये होगा कि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। यानी जब ये यहां पर भी होगा तो उस सूरत में भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चेंज हो सकता है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी Vx ही रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस फ्लाइट हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस या इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, और ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करने का मतलब यह हुआ कि जब ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करेगी तो उस सूरत में यहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होगा। और हम जानते हैं कि जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगे तो उसमें एक एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन प्रोड्यूस करती है। तो इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो यहां पे अगर हम देखें VI, इसको मैं VIX कह देता हूं, VIY विल बी इक्वल टू 0। इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0, लेकिन ये नीचे की तरफ आते हुए इसकी वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आफ्टर सर्टेन टाइम VFY वो लाजमी तौर पे नॉन जीरो होगा। वजह कि उसके एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो ऐसी सूरत में यहां से बॉडी जब इस तरीके से जमीन से टकराएगा तो उसने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्टेंस x ट्रेवल किया होगा, उसके साथ साथ वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस y ट्रेवल किया होगा। अब ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस, इसी तरह हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g के बराबर होगा, क्योंकि ये ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा है। इसी तरीके से तमाम वेक्टर्स को हम इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू टू डायमेंशन। अब चूंकि हमने ये कहा है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उस सूरत में हम s इज इक्वल टू VT वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये s इज इक्वल टू VT का मतलब ये होगा कि यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर मैं सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस निकालना चाहूं तो s की जगह पे x आ जाएगा, v की जगह पे Vx आ जाएगा इनटू t। तो टाइम t में x इज इक्वल टू Vx इंटू t, ये हमारे पास हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहूं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस y कैलकुलेट करना चाहूं, तो ये इक्वेशन s इज इक्वल टू VT नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि अब ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस नहीं रहा, बल्कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमने इक्वेशन s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर पढ़ी हुई है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब चूंकि हम सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की बात करने जा रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो इसका मतलब s की जगह पे हम सिंपल y लिख सकते हैं। VIY चूंकि ये 0 था
तो हम इसको तो ज़ीरो कर देंगे, प्लस 1/2 ए वाई की वैल्यू जी है टी स्क्वेयर, तो y कैन बी रिटन एज 1/2 जी टी स्क्वेयर। तो इस तरीके से हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर। अब हॉरिजेंटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अगर हम वेलोसिटीज भी कैलकुलेट करना चाहें इस केस में भी, तो आप देख रहे हो कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई एक्स अगर हमारे पास वी एक्स के बराबर है, वी आई वाई जीरो के बराबर है, तो वी एफ एक्स भी हमारे पास, वी एफ एक्स तो हमारे पास जीरो ही, सॉरी वी एक्स ही रहेगा, वी एफ एक्स वी एक्स के बराबर ही रहेगा। वजह क्या है, यह भी हमने पहले डिस्कस किया कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप इसको यहां पे देखें, यहां पे देखें, यहां पे देखें या यहां पे देखें, हर जगह पे इसकी वेलोसिटी सेम ही रहेगी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वी एफ वाई, अब फिर वही बात कि ये केस बन जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी वाला नहीं बल्कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यूज करेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई इंटू टी। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का y कंपोनेंट ले लिया, तो इस सूरत में हमारे पास वी एफ वाई विल बिकम, दिस विल बी जीरो, तो ये ए वाई की जगह पे g लिखेंगे, जी टी के बराबर आ जाएगा। अगर हम इस केस में वेलोसिटीज की बात करें तो वो कुछ इस तरह की आ जाएगी, लेकिन बुक में यहां तक किया हुआ है कि इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैंने इसलिए किया कि आपको पता चल जाए कि हर जगह पर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को भी मालूम किया जा सकता है। ये तो हमने एक केस कंसिडर किया कि व्हेन बॉडी इज इन प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन इट इज थ्रोन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट y विद हॉरिजेंटल डायरेक्शन। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक प्रोजेक्टाइल को हम हमेशा हाइट से ही थ्रो करें तो वो प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। अगर हम एक बॉडी को एक सर्टेन एंगल के साथ फर्ज करें कि ये इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ थ्रो करते हैं जो कि हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो इस सूरत में भी ये टू डायमेंशनल मोशन होगी। और एक दफ़ा थ्रो करने के बाद इसकी जो मोशन होगी या जो इसका पाथ होगा दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फॉल। अब देखा जाए तो ये हमारे पास इस तरीके से मूव करता हुआ दोबारा ज़मीन पर वापस आएगा। अगर इस पाथ को देखा जाए तो यूं लग रहा है जैसे पहले तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, हम इसको ग्रेविटी फॉल क्यों कह रहे हैं? तो देखा जाए ये ग्रेविटी फॉल ही है असल में। रीजन क्या है कि अगर हम आफ्टर सर्टेन टाइम इसको देखें तो इनर्शियल फ्लाइट ये कहती है कि ये अपनी स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहे, लेकिन फर्ज करें कि कुछ वक्त के बाद जब हम नजर आता है कि ये यहां पे होना चाहिए, ये इस वक्त यहां पे है। जब हम कहते हैं कि ये यहां पे होना चाहिए, ये यहां पे है। जब हम कहते हैं ये यहां पे होना चाहिए तो ये यहां पे है। तो देखा जाए जिस जगह पर इसको होना चाहिए हर वक्त गुजरने के हर लम्हे के साथ ये उससे और ज़्यादा नीचे आता जा रहा है। यानी पहले इतना फासला नीचे था, बाद में इतना हो गया, बाद में इतना हो गया, तो इसका मतलब हर दफ़ा ये मज़ीद नीचे से नीचे तक आता जा रहा है। तो इसका मतलब ये असल में ग्रेविटी फॉल ही है। तो बहरहाल हम इसको ग्रेविटी फॉल ही कहेंगे। तो ये हमारे पास दो तरह की मोशन हो गई, एक हॉरिजॉन्टल इनर्शियल फ्लाइट, एक हॉरिजॉन्टल इनर्शियल फ्लाइट है, और दूसरी वर्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से फ्लाइट आ रही है। तो यहां पर हम इस पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करें तो इसको अगर हम वी आई कह रहे हैं तो यहां पे दो कंपोनेंट हो गए, वी आई कॉस थीटा विच इज इक्वल टू वी आई एक्स, और यहां पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वी आई वाई वी आई साइन थीटा। अब अगर ये वी आई कॉस थीटा है तो इसका मतलब
चूंकि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, क्वेश्चन है यहां पे कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट व्हाई, यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट कांस्टेंट क्यों रहता है, ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर देना है। तो यहां से मैं कह रहा हूं कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, और उसके अलावा जो वर्टिकल फ्लाइट है इस सूरत में हमारे पास वी आई वाई हमारे पास आ गया वी आई साइन थीटा, वी आई एक्स हमारे पास है वी आई कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि अब यहां पे माइनस जी हम इसलिए लेंगे कि बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास ये अपवर्ड मोशन वाला केस होगा, वर्टिकल मोशन, क्योंकि पहले हमने कहा है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोशन इंडिपेंडेंट होती हैं। तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस जगह पे हम पहुंचेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर वी एफ हो जाती है, जो कि हॉरिजेंटल के साथ एंगल उसका चेंज हो जाता है, फर्ज करें कि फाई बन जाता है, और वर्टिकल कंपोनेंट वी एफ वाई हो जाएगा वी एफ एक्स हो जाएगा। अब हम चाहते ये हैं कि इस पॉइंट पी पर जब बॉडी पहुंचे तो हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें। अब वेलोसिटी डायरेक्ट कैलकुलेट करने की बजाय हम इसके दोनों कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करेंगे और फिर हम उसको वेक्टर फॉर्म में ला के उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकेंगे। तो अगर यहां से देखें तो वी एफ एक्स विल बी इक्वल टू वी आई एक्स। द रीजन बिहाइंड दिस इज देयर इज नो फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब वी एफ एक्स हमारे पास वी आई कॉस थीटा ही आ जाएगा। इसी तरह वी एफ वाई अगर हमने निकालना है तो उस सूरत में वी आई वाई प्लस ए वाई इंटू टी लिखना पड़ेगा, यानी इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे जैसे हमने पहले भी यूज किए। अब वी एफ वाई विल बी इक्वल टू वी आई साइन थीटा, और ए वाई हमारे पास माइनस जी है तो माइनस जी टी आ जाएगा। ये हमारे पास वी एफ एक्स और वी एफ वाई की वैल्यूज आ जाती हैं। अब दो कंपोनेंट हमारे पास एक वेक्टर के मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। तो v कैन बी रिटन एज वी एफ एक्स स्क्वेयर प्लस वी एफ वाई स्क्वेयर होल अंडर रूट। जब हम इसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी मालूम कर लेंगे, वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी मालूम कर लेंगे एट पॉइंट p, तो v की वैल्यू हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकेंगे। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि ये एंगल कितना हो, अब चूंकि बॉडी ऊपर की तरफ जाते हुए, पहले अगर वो इस तरीके से था, बॉडी ऊपर की तरफ जाते हुए वो इस तरह मूव करेगा, इस तरह के मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते पहुंचते उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो इसलिए एंगल हर जगह पे चेंज हो रहा होगा। अब अगर एंगल हर जगह पे चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एंगल फाई अगर हमने मालूम करना है तो दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। तो ये हमारे पास वो एंगल होगा जो आफ्टर सर्टेन टाइम t हम वेलोसिटीज कैलकुलेट करने के बाद एंगल भी मालूम कर सकेंगे। तो ये हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन, कि एक बॉडी जिसको हम वर्टिकल प्लेन में थ्रो करते हैं और वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करे। तो इसका मतलब हर बॉडी जो सिर्फ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एक पाथ पे के ऊपर ट्रेवल कर रही है और उसकी दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम दे सकते हैं। अब देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकती हैं। आप उसको एक वन डायमेंशन मोशन को, यानी अगर फर्ज करें कि बॉडी को हमने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में थ्रो किया है और वो मूव हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ही कर रही है, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज जीरो,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको प्रोजेक्टाइल नहीं कहेंगे, वो भी प्रोजेक्टाइल हो सकती है, बिकॉज उसका वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा ज़ीरो रहेगा। अगर बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, तो वो हमारे पास एक स्पेशल केस बन जाता है प्रोजेक्टाइल का, जिसमें सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही नज़र आएगा, उसमें हॉरिजेंटल फ्लाइट या इनर्शियल फ्लाइट नहीं होगी। तो ये हमारे पास था प्रोजेक्टाइल। होप आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको भी और मुझे भी पता चल जाए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।